ऑलमोस्ट ताज की एंट्री की शुरुआत हो चुकी है और ताज के अंदर तक सिर्फ ये गाड़ियाँ अलाउड हैं। ये चार्जेबल है, मैं आपको बता दूँ, ये चार्जेबल है। 25 रुपये पर पर्सन पे है। 25 रुपये पर पर्सन पे ये गाड़ी आपको ताज के गेट तक लेके जाएगी। हम जहाँ से एंट्री करने वाले हैं वो ईस्ट गेट। माइक लगेगा है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। और ये बैटरी रिक्शे जो हैं ये आप वॉक करके भी आ सकते हैं एक्चुअली यहाँ वहाँ से, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा धूप है, मौसम ख़राब है, इस वजह से हम मतलब जो है हमें लेना पड़ा है ये बैटरी रिक्शा। और रिक्शा नहीं तो वॉकिंग डिस्टेंस है, 1 किलोमीटर से भी कम है। ठीक है, ये शॉप्स हैं साइड में। आगे चल के ये जो दिख रहा है ये ताज का ईस्ट गेट है, वहीं पे टिकट काउंटर है, वहाँ से भी आप टिकट ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन मतलब जो है www.tajmahal.com का इनका साइट है। इस जगह जगह स्कैनर है, स्कैनर्स को भी स्कैन करके जो है आप बुक कर सकते हो। ऑनलाइन टिकट पर पर्सन 45 रुपीज़ है और 10 रुपये जो है वो शू कवर के चार्ज होते हैं, क्योंकि जूते पहन के ताजमहल के अंदर में जाना मना है, क्योंकि सबको पता है कि अंदर में ग्रेवयार्ड है, कब्र है। ठीक है, शाहजहां और मुमताज़ की कब्र है जो कि ये बताते हैं या इतिहास बताता है, बट रियलिटी ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कब्र नहीं है दोनों का। ठीक है, कब्र कहीं और है। इतिहास के पन्नों को खंगालने से ये पता चलता है कि शाहजहां और मुमताज़ की कब्र यहाँ पे नहीं है, बट गाइड या जो भी अंदर की चीज़ें हैं वो लोग बता देते हैं कि ये कब्र है। ठीक है, ये नीचे जो है ताजमहल के नीचे जो है वो कब्र है, उनको कहीं और दफनाया गया था, फतेहपुर सिकरी में दफनाया गया था। ठीक है, ये बहुत इतिहास के बहुत कम किताबों में ये चीज़ दर्शाया गया है। तो इसी तरह का आपको नज़ारा मिलेगा। जो फर्स्ट टाइम आएंगे ताज, उनके लिए मैं उनके लिए बताता चलूँ कि बहुत इजी है। आप नॉर्मली है, मतलब इंडियंस के लिए 45 रुपीज़ है, इंडियंस के लिए 45 रुपीज़ है। और पर पर्सन शू कवर कंपलसरी है, विदाउट शू कवर आप अंदर नहीं जा सकते हो, बिकॉज ऑफ कि ग्रेवयार्ड है, कब्र है, इस वजह से आप नहीं जा सकते हो, तो वो आपको लेना पड़ेगा। टिकट दोनों बहुत सारे तरीके हैं टिकट लेने के, कि यहाँ से ले लो टिकट, वहाँ से ले लो टिकट। ठीक है, ऑनलाइन टिकट ले लो आप, ऑफलाइन टिकट ले लो, 50 ऑप्शंस हैं टिकट के। तो टिकट इतना बड़ा कोई ये नहीं है कि बहुत लंबी चौड़ी कोई लाइन लग रही है टिकट के लिए, मारामारी हो रही है। हाँ, अगर कोई सीज़न है, जैसे कोई त्यौहार है, ईद है या दिवाली है, सीज़न में जब क्राउड ज़्यादा आता है, हॉलीडेज़ में क्राउड ज़्यादा आता है तो फिर लंबी लाइनें हो जाती है। बट नॉर्मल डेज़ में इतना नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्राउड है या मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। इस तरह से आपको जगह जगह शूज़ कवर वाले भी बेचने वाले मिल जाते हैं, 10 रुपये में, 10 रुपये में, 10 रुपये में, या फिर टिकट के साथ भी आप ले सकते हैं उसको। तो ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि विदाउट शू कवर अगर आप जाते हैं तो इशू है अंदर ताज के। और बाकी बने रहिए मेरे ब्लॉग में। ये आगरा ब्लॉग आई थिंक 2-3 एपिसोड में जाएगा, 2-3 पार्ट में जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया था कि हम आगरा शो करने के लिए आए थे, लेकिन जब शो करने के लिए आए हमारे पास टाइम है तो हमने ताज को भी एक्सप्लोर करना ठीक समझा, बिकॉज ऑफ कि पूरी दुनिया जब यहाँ पे आ रही है तो हम जब आगरा हैं तो ताज को एक्सप्लोर करना ज़रूरी है। मेरे साथ मेरी सिंगर पार्टनर रेनी हिमानी है, जो इस टाइम पे ढिंचक पूजा के लुक में है। ठीक है, सेल्फी। और साथ में कमलेश जी हैं, जो है रेनी हिमानी की मम्मी हैं, आप सबको पता है। और मेरे बारे में आपको सबको तो पता ही है कि मैं हूं शेख गुलाम मुस्तफ़ा। और चलिए मिलते हैं इसी तरह से। बहुत सारे प्रोसीजर्स के बाद जो है आप यहाँ पे इस तरह से एंट्री गेट है। अभी ताज आपको दिखेगा, थोड़ी ही देर में आपको ताज दिखने वाला है। लाइक यहाँ से ये जो है ताज का ईस्ट गेट एंट्री है। एंड ताज थोड़ी देर में आपको दिखेगा। अभी जब ताज दिखेगा देन वी गोइंग टू शो यू कि एक्चुअली ताज है क्या। बाय गॉड, आप यकीन नहीं करेंगे कि इससे खूबसूरत ये पूरा आउटर एरिया है ताज का। फर्स्ट एंट्री गेट ये हो गई, देन
3 गेट हैं, मेन गेट, ईस्ट गेट और वेस्ट गेट, ठीक है। और इस तरह से ये गार्डन्स वगैरह भी हैं। अब जब ताज की एंट्री होगी, मुझे नहीं लगता कि इससे खूबसूरत कोई मॉन्यूमेंट वर्ल्ड में होगा। इससे खूबसूरत मुजस्समा या ये कहें कि सिंबल ऑफ लव, प्यार की निशानी पूरी दुनिया में है। 2007 में एक सर्वे हुआ था, पूरी दुनिया में एक सर्वे हुआ जो 7th वंडर ऑफ वर्ल्ड है। पूरी दुनिया में 7 अजूबों में जो एक सर्वे हुआ, वोटिंग हुई, उसमें हमारा ताज जो है वो 1 नंबर पे था 7th वंडर ऑफ वर्ल्ड में। तो ये एक हमारे लिए, इंडिया के लिए दैट वन इज़ अ प्राउड मोमेंट कि पूरी दुनिया में 7th वंडर ऑफ वर्ल्ड है, सबको पता है। eiffel टावर है, पिरामिड है, मिस्र का पिरामिड है, और ताज जो है उसमें पहले नंबर पे आता है। पूरी दुनिया से ये वोटिंग हुई थी, नॉट ओनली फॉर इंडियन पीपल, पूरी दुनिया से ये वोटिंग हुई। और दैट दे गिव द वोटिंग फॉर ताज, so that one is important for us. So when we're going to enter the Taj, you look like really nice. साउथ ईस्ट गेट, इस तरफ से भी आपको एंट्री, मतलब एंट्री या एग्जिट दोनों होती है। जिस गेट से हम आए, एक गेट ये है, इस तरह से आई थिंक सो कि मेन गेट है ये, ठीक है। और ये आपको मैं I'm sorry, actually I quite emotional. I quite emotional because of कि पहली बार भी मैंने जब ताज को देखा था तो भी मेरी आंखों से आंसू थे। कि आंसू इसलिए थे कि कोई किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है यार। दैट वन इज़ अ कॉल्ड ऑफ रियल लव, कि कोई किसी से इतना कैसे प्यार कर सकता है कि उसकी याद में पूरा एक मुजस्समा बना दिया। सो दैट वी आर गोइंग टू एंटर इन ताज, जिसको पूरी दुनिया देखने आती है। द इम्पॉर्टेंट थिंग ये नहीं है कि उसको पूरी दुनिया देखने आती है। द इम्पॉर्टेंट थिंग कि द सिंबल ऑफ लव, कि एक प्यार के लिए एक इंसान अपने, मतलब जो है अपनी सारी चीज़ें, मतलब अपनी पूरी लाइफ को एक तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। अगर ताज नहीं बनाता, अगर शाहजहाँ ताज नहीं बनाता तो एक्चुअली गाइस ये है ताज। क्राउड बहुत ज़्यादा है, आज। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा शोर है जिसकी वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था ताज के बारे में, तो ताज की बहुत सारी कहानियाँ हैं, हिस्ट्री है। एक चीज़ तो क्लियर है ताज के बारे में कि दुनिया का सबसे खूबसूरत मोनूमेंट है, दुनिया का सबसे खूबसूरत इमारत कहें वो है ताज, जिसको पूरी दुनिया देखने आती है, नो डाउट। कई चीज़ें इसके बारे में है कि इसकी बनावट जो है बहुत उस टाइम की इंजीनियरिंग, जब इसको बनाया गया था। आज की इंजीनियरिंग ये है कि मतलब जो है पहले कंप्यूटर पे मतलब जो है 2D या 3D बना के देख लेता है, डिज़ाइनर बना लेता है, ठीक है। और पूरी चीज़ें बना के इंजीनियर्स को पता होता है कि इस तरह से ये बिल्डिंग को बनाना है, ये स्ट्रक्चर है, एक एक इंच, एक एक mm का पता होता है कि ये स्ट्रक्चर तैयार करने हैं। 2D या 3D में पहले से ही बना के दिख जाता है कि ये कलर्स आएंगे, ये इस तरह से पैसेज आएगा, बालकनी ये होगा। लेकिन जब ताज बनाया गया था उस टाइम पे कोई कंप्यूटर नहीं था, कोई 2D या 3D आर्किटेक्ट नहीं थे। उस टाइम के इंजीनियर्स को सिर्फ नक्शे पे, कागज़ और कलम पे पेंसिल से नक्शे खींच के इस तरह का मोनूमेंट बना देना, इस तरह की बिल्डिंग बना देना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक बहुत बड़ी बात है। इतिहासकारों की माने, अगर इतिहास के पन्नों को खंगाला जाए तो इतिहासकार बताते हैं कि ताज का जो डायमेंशन है, एक्यूरेट
चारों तरफ से अगर देखा जाए, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, चारों तरफ से एक ही डायमेंशन में ताज है। चाहे उसके चारों पिलर हों, अंदर के जो झरोखे हैं, खिड़कियां हैं वो हो, या ताज का गुंबद हो, ठीक है, आप किसी भी डायमेंशन में उसको नाप सकते हो, वो एक है। जिस तरह से ये आपको बाहर का ये पिलर दिख रहा है, सेम डायमेंशन में 1 इंच का भी फर्क नहीं पड़ेगा। इस चीज़ को करना उस टाइम पे और उस समय में जब मुग़ल का समय था, इस चीज़ को कर पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चैलेंजेस थे, और उस चैलेंजेस को पूरा किया उन इंजीनियर्स ने, उन लोगों ने, और सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन रहा है। चाहे वो बड़े लेवल के आर्किटेक्ट हों, बड़े लेवल के सिविल इंजीनियर्स हों, या एक छोटा मजदूर जो पत्थर लगा रहा था या पत्थर को, मार्बल्स को काट रहा था, सबका इक्वल एक बराबर का हिस्सा रहा है ताज को बनवाने में या बनाने में। मुग़ल ने, शाहजहाँ ने सिर्फ पैसे लगाए थे, बीच बीच में देखने आते थे, ठीक है, लेकिन पूरी कारीगरी जो पूरा इसका क्रेडिट दिया जाएगा वो इसमें काम करने वाले जो हिंदुस्तान के ही आम लोग थे, आम शहरी लोग थे। ऐसा नहीं है कि कोई मुग़ल था, ठीक है, उसमें कोई मुग़ल के लोग काम कर रहे थे, आम शहरी थे, आगरा के हों या आसपास के इलाके के हों, मथुरा के हों, जो भी थे, चुने हुए लोग थे जो अपने काम में जिनको महारत हासिल था। अगर कोई पत्थर काटने वाला है तो उसको अपने काम में महारत हासिल है, और इसी वजह से ताज अपने आप में एक ऐसा मोनूमेंट बना कि बार बार जो है उसने एक उपलब्धि हासिल की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2007 में जब पूरी दुनिया से वोटिंग हुई, 7th वंडर ऑफ वर्ल्ड, 7 अजूबों में सबसे पहला अजूबा जो हम पूरी दुनिया ने वोट किया वो ताज के लिए किया, कि 7 अजूबों में सबसे पहला अजूबा और सबसे खूबसूरत अजूबा जो है वो ताजमहल है। ये सिर्फ इंडिया के लोगों ने नहीं, पूरी दुनिया ने इसके लिए एक तरह से, चाहे वो अमेरिका हो, रशिया हो, यूरोप हो, हर देश के लोगों ने ताज को चुना कि नहीं, वाकई में ताज जो है, चाहे आईफिल टावर भी खूबसूरत है, मिस्र के पिरामिड भी खूबसूरत हैं, इजिप्ट के, पहले जो मिस्र था अब इजिप्ट है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी अच्छी है, अमेरिका में स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी अच्छी है, बट ताज की खूबसूरती एक अलग है, क्योंकि उसको खूबसूरत बनाता है उसका स्ट्रक्चर। इट मीन्स कि उसके डायमेंशन जो चारों तरफ से आप कहीं से भी ताज को देखोगे एक ही जैसा लगता है। ऐसा नहीं है कि सामने एंट्रेंस से ताज आपने देखा तो ऐसा लग रहा है, कहीं से भी ताज को देखो वो एक जैसा लगता है। उसके सामने एक खूबसूरत सा जो ये गार्डन बनाया गया था, मुग़ल गार्डन बनाया गया, जहाँ पे जब मुग़लिया सल्तनत के लोग थे, ठीक है, सामने एक फुहारा बनाया गया, हमाम बनाया गया, जिसमें हमेशा पानी जो है बहता रहता था। अभी इसको जो लोग जिनके संरक्षण में हैं उन लोगों ने भी बहुत बेहतरीन मेंटेन किया हुआ। ऐसा ये ताज का बैक एरिया है, मैं आपको दिखा दूं। इसके पीछे ये जमुना जी बह रहे हैं, जो जमुना जी बह रहे हैं इसके पीछे, जो दिल्ली से बहते हुए इस तरफ में आ रहे हैं। अभी इस टाइम पे तो पानी कम है, बट जब पानी का बाढ़ आएगा तो ऑलमोस्ट ताज के अंदर तो नहीं, बट ताज के ऑलमोस्ट इसलिए बैरिकेडिंग की गई है कि ताज अगर जमुना बहुत ज़्यादा मतलब जो ओवरफ्लो में है तो अंदर तक पानी नहीं आता है। और एक टाइम था कि जब रिवर सिस्टम था, जब मुगल्स थे, तो उस जमुना का पानी ही ज़्यादातर अपने चीज़ों में यूज़ किया करते थे, लाइक के फुहारे के लिए या हमाम के लिए, जब रानियां नहाया करती थी या हमाम में यूज़ होता था, फुहारा यूज़ होता था। तो सिस्टम ऐसा था कि ताज का पानी मतलब जमुना का पानी ऑटोमेटिक ताज के अंदर आता था। अभी भी वो सिस्टम है कि जमुना का पानी ताज के अंदर आएगा, लेकिन सूख रहा है इस वजह से नहीं, लेकिन ये सिस्टमेटिक थी चीज़ें कि जमुना का पानी खुद ताज के अंदर आता था
इनसाइड से, नीचे से, और वो सीधा हमाम में जाता था रानियों के लिए, क्योंकि पानी ठंडा हुआ करता था और डायरेक्टली पानी जो जमुना जी से आया करता था, तो वो मतलब वो कोई रिसाइकल सिस्टम नहीं था, नेचुरल वाटर आ रहा था ताज के अंदर में जमुना जी से। इसलिए जब ये डिसाइड हुआ, आर्किटेक्ट ने डिसाइड किया, इंजीनियर ने डिसाइड किया कि कहाँ बनाया जाए इसको, तो आर्किटेक्ट ने यही डिसाइड किया था कि जमुना के किनारे बनाएंगे, क्योंकि जमुना का पानी डायरेक्टली हम जो है वो ताज के अंदर इसलिए लेंगे कि जो भी हमाम है, रानियों का हमाम है, या जो भी चीज़ें, शावर है या फाउंटेन्स है, वो सीधा ताज के अंदर में जाएगा और बिना किसी मैकेनिज्म सिस्टम के जाएगा। तो वो अभी भी है, बट फ़्लो इतना वो है, इस तरह का फ़्लो नहीं है अभी जमुना का जिस वक्त में पहले हुआ करता था। कई किताबें, कई इतिहास के पन्नों में ये दर्ज है कि उस टाइम पे बिना मैकेनिज़्म के या बिना किसी मोटर पंप के ये चीज़ें की गई थी और होता था, बट अभी वो मैकेनिज़्म नहीं है, चीज़ों को बंद कर दिया गया है, तो अब नहीं होता है। अब जो भी है वो बाहर से ही कनेक्टेड है, जो भी वाटर सिस्टम है वो बाहर से कनेक्टेड है। और सेम जो मैंने आपको पोस्चर बताया था कि जो ताज का एक्चुअली पोस्चर है, जो डायमेंशन है कि सब हर तरफ एक डायमेंशन में ताज है, तो जैसा कि मैंने उधर से भी दिखाया आपको, ताज सेम उसी तरह से है, ठीक है। इसको आप चारों तरफ पूरे ताज में अगर आप इस तरह से चारों तरफ घूम के देख रहे हो, तो भी ये एक ही डायमेंशन में है। इस तरफ भी मैंने आपको बताया था कि इस तरफ में मस्जिद है, ये मस्जिद है, ठीक है। क्राउड थोड़ा आज ज़्यादा है बिकॉज ऑफ कि फेस्टिवल, अभी ईद हुई है तो क्राउड है, नहीं तो मोस्टली क्राउड होता है, ऐसा नहीं कि क्राउड नहीं होता, क्योंकि ताज है दुनिया का सबसे फेमस चीज़ है, फेमस मोनूमेंट है, तो है। और यूनिसेफ वगैरह ने उसको मतलब जो है एक मान्यता दे रखी है यूनिसेफ ने, तो नो डाउट मतलब ताज का एक अपना ही मायने है। और मैं बात कर रहा था इसके डायमेंशन की, तो अगर आप ये इस मीनार को अगर देखोगे हाइट तक तो सेम डायमेंशन है, उस मीनार को देखोगे तो सेम डायमेंशन है, इस मीनार को भी देखोगे तो सेम डायमेंशन में है। तो चीज़ें ऐसे ही है कि इसके अलावा जो आर्किटेक्चर का एक नमूना है वो कि बिना किसी एयर कंडीशन सिस्टम के या बिना किसी पंखे के ये पूरा का पूरा ताज इस तरह से अराउंड 23 से 22 डिग्री का टेम्परेचर इनसाइड एरिया का ये रहता था, बिना किसी मतलब एयर कंडीशन या बिना किसी पंखे। पंखा तो उस टाइम पे पंखे जैसा कुछ होता ही नहीं था, ना ही एयर कंडीशन होता था। तो ये एक बेस्ट पार्ट रहा है बिकॉज ऑफ मार्बल, क्योंकि मार्बल उस तरह से लगवाया गया था कि मार्बल ठंडा रहे, ठीक है। बादशाह ने इस खास चीज़ पे खास ध्यान दिया था कि मार्बल उस तरह के होने चाहिए कि वो पत्थर जब धूप में तपेगी वो पत्थर, तो वो मतलब तपने के बाद वो और ठंडा होगा। ये इसका एक ऑपोजिट रिएक्शन था कि जब वो धूप में तपेगा तो ठंडा होगा, और जब ठंडा ऐसा मतलब ठंड लगे उस पत्थर को तो वो थोड़ा गर्म रखे। तो ये था इसका।